अस्सलाम वालेकुम जी। बिज़नेस स्टार प्रोग्राम में मां तव्हांजी होस्ट ऐं दोस्त अज़रा ख़ान। कीअं आहियो? सभु ठीकु आहियो? उमेद कयूं था ठीकु हूंदव। ऐं हमेशह वांगुरु अॼु बि असां हिकु अहिड़ी सेलिब्रिटी सां गॾु आहियूं। हमेशह असांजे प्रोग्राम में तव्हां अहिड़ा बिज़नेसमैन जेके आहिनि उहे ॾिठा आहिनि या ॿुधा आहिनि जिन खे तव्हां उहे बि ॾिसणु चाहींदा आहियो, ॿुधणु चाहींदा आहियो ऐं उन्हनि जी गुफ़्तगू मां, उन्हनि जी ॻाल्हियुनि मां फ़ाइदो बि वठंदा आहियो। छो जो हीउ जेको असां प्रोग्राम स्टार्ट कयो बिज़नेस स्टार, त जेके बि असांजा बिज़नेसमैन्स आहिनि उन्हनि खां असां इंटरव्यू वठूं, पर असां ॾिसंदा आहियूं त कोई जेको आहे कहिड़े उहिदे ते वेठो हूंदो आहे, कोई कहिड़ी सीट ते वेठो हूंदो आहे, त असांखे ईअं लॻंदो आहे, ॾिसंदड़ खे ईअं लॻंदो आहे त हीअ त बसि बनी बनाई जीअं चवंदा आहिनि पकी पकाई मानी जेको आहे बसि आई ऐं खाई असीं। सो ईअं न हूंदो आहे, इन जे पोयां स्ट्रगल आहे, महिनत आहे, कोशिश आहे, काविश आहे, उहो केतिरी आहे उहा उन्हनि जी ज़बानी उन्हनि खां पुछंदासीं। त अॼु असां जंहिं प्लेटफॉर्म ते मौजूदु आहियूं, अॼु जिथे मां मौजूदु आहियां उहे बि कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि ऐं जानी मानी शख़्सियत आहिनि उहे बि। ऐं अॼु जिथे असां मौजूदु आहियूं उहे आहिनि बिन एहसान बिल्डर्स ऐं असां बिन एहसान बिल्डर्स जे CEO सां गॾु आहियूं जंहिंजो नालो आहे फहद एहसान। सभ खां पहिरियां त असां उन्हनि खे वेलकम कंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र और बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपका शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम से हमें इनवाइट किया। थैंक यू। अच्छा सर, हम जो अपनी गुफ्तगू, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, आपने जैसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको सिंधी समझ आती है, तो आपने थोड़ा बहुत समझा होगा कि लोग जो है जहाँ पे हम देखते हैं कि मैं अगर आम व्यूअर्स की नज़र से आपको देखूं तो मैं कहूँगी यार ये तो बिल्डर है, मतलब हर चीज़ होगी इसके पास और इनको कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब इतना हर चीज़ इनके पास है, जो चाहेंगे 1 सेकंड में आ जाएगा। लेकिन जब हम एक होता है मंजर, दूसरा होता है पस मंजर। जब हम पस मंजर की तरफ जाते हैं तो मैं आपसे स्टार्ट करूंगी आपके पस मंजर से, आपकी जर्नी से, कि जैसे आपके इनका ग्रुप यहाँ के जो बिन एहसान बिल्डर्स है, जो ये नाम पड़ा या जो आपने ये बुनियाद रखी, तो आपने कहाँ से स्टार्ट लिया, कैसे आपको जहन में आया कि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है? हालांकि अगर देखा जाए कि आपके जो फादर थे वो बिजनेसमैन नहीं थे, तो आपको ये आइडिया कैसे आया और कहाँ से आपने स्टार्ट किया? अपनी जर्नी से थोड़ा बताइएगा। देखें, वालिद हमारे रहे सिविल एविएशन में, एयरपोर्ट मैनेजर रहे, मुख्तलिफ स्टेशन पे रहे। तो जब वो मुख्तलिफ स्टेशन पे रहे तो वो हमारे बच्चों को एंजॉय नहीं कर सके। अच्छा। तो उनकी और मेरी वालदा, वो भी सरकारी मुलाजिम थी, हेडमिस्ट्रेस थी सरकारी स्कूल की, तो उन्होंने भी यही सोचा कि हम ना बच्चों को सरकारी में नहीं डालेंगे बल्कि इनको बिजनेस में लेके आते। तो हमने बहुत छोटे पैमाने पे बिजनेस का स्टार्ट किया। हमने मार्टन रोड में एक स्टेशनरी की दुकान से स्टार्ट लिया, वहाँ से हमारा बिजनेस का समझने स्टार्ट हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता गारमेंट्स लाइन से फिर हमने जो पहला कदम बिल्डर लाइन में रखा वो 2003 में गवादर में रखा। अच्छा। पहला प्रोजेक्ट हमने गवादर सीव्यू हाउसिंग स्कीम किया, वहाँ से हम बिल्डर लाइन में आए। और जो ये सब आपने जैसे अपने शुरू में कहा कि चीज़ें बहुत आसान दिख रही होती हैं, हाँ, कि बिल्डर की जो देख रहे होते हैं कि वो आ रहा है जा रहा है उसकी लाइफ, लेकिन उसके पीछे जो एक स्ट्रगल होती है वो बहुत तकलीफदेह होती है और बड़ी बर्दाश्त करने वाली होती है, तब कहीं जाके आप इस मकाम पे पहुंचते हैं। आज अगर आप यहाँ हमारे ऑफिस में बैठी हुई हैं या आप हमारे अगर आज प्रोजेक्ट देख रही हैं, तो इस पूरे अरसे में एक 30 साल का अरसा लगा है जो बड़ा सख्त और कठिन रहा। मतलब ज़मीनों का देखना, ज़मीनों की मुश्किलात को देखना, फिर डॉक्यूमेंटेशन, महकमों को देखना, फिर जो बहुत सारी मुख्तलिफ आपके मुल्क के हालात हैं, शहर के हालात हैं, उनको फेस करते हुए आपने चलना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिन एहसान ने एक अच्छा टाइम गुजारा इस मुल्क में, इस शहर में। हमने गवादर में भी काम किया, हमने कराची में भी काम किया और अब हम डिलीवर की तरफ जा रहे हैं कि जिन लोगों ने हम पे एतमाद किया अब हम उनको डिलीवर कर रहे हैं कि वो लोग आए, अपने जो हमसे प्लॉट्स लिए या जो अब लेना चाह रहे हैं कंस्ट्रक्ट करें और अपनी चीज़ों को आगे लेके चलें। अच्छा सर, जैसे आपने अपनी ये छोटी सी जर्नी हमसे शेयर की और जैसे आपने कहा कि इस 30 साल में जाहिर सी बातें आपके सामने मुश्किलात भी आई होंगी, तो जब आप पहला कदम, जैसे आपने कहा कि हमने गवादर से स्टार्ट किया, तो गवादर से जब आपने स्टार्ट किया तो एक जब हम पहला कदम किसी भी कारोबार की तरफ बढ़ाते हैं और उसमें हमें जब कामयाबी होती है तो एक अलग ही उसका मज़ा होता है, एक खुशी होती है। तो आपने उससे पहले क्या सोचा था कि हम मतलब कामयाबी की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? ये चीज़ एक बिल्डर के जहन में आती है स्टार्ट करने से पहले? देखें, डर और खौफ ज़्यादा होता है कि हम ये काम शुरू करने जा रहे हैं, पता नहीं इसका पस मंज़र क्या होगा। अगर हम नाकाम हो गए तो हम कहाँ खड़े होंगे, कामयाब हो गए
तो पता नहीं कहाँ होंगे। तो ये एक डर खौफ होता है, आपको एक रिस्क लेना होता है। किसी भी कारोबार में या किसी भी बिजनेसमैन को अगर आप देख लें, आप पूरे कराची में या आप दुनिया में देख लें, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कोई रिस्क लिया है। और जब आप रिस्क लेते हैं, आपकी नीयत साफ होती है, तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। फिर आपको 10 चीजें मिलती हैं, रास्ते खुलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। अच्छा, बिन एहसान अभी कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स लाया है? देखिए, अभी हम M9 पे 3 प्रोजेक्ट करें, बिन एहसान ग्रीन सिटी, बिन एहसान ग्रीन सिटी फेज 1 और बिन एहसान ग्रीन वैली। ये 3 प्रोजेक्ट हमारे इस वक्त M9 पे चल रहे हैं, लेकिन मुल्की मईशत की वजह से थोड़ा सा स्लो हमने स्टेप अपना किया हुआ है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट हमने अपने टाइम पे की। जो हमने 2020 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, हमारा प्रोग्राम था कि हम 3 साल के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे और लोगों को हैंड ओवर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल नहीं 4 साल, लेकिन अब हम डिलीवर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। इसके फौरी बाद हमारा ग्रीन वैली है कि अब उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट है और ग्रीन सिटी की डेवलपमेंट स्टार्ट है, ताकि जो हमारा लोगों से वादा है प्लॉट का और उसका उनका एक ख्वाब है कि वो प्लॉट लें जो अपने बच्चों के लिए लेते हैं या अपने मुस्तकबिल के लिए लेते हैं। किसी का ख्वाब होता है कि वो फार्म हाउस बनाएं, किसी का ख्वाब होता है कि वो बेंगलोज बनाएं, तो अब हम उसकी मराहिल की तरफ जाएं। अच्छा सर, आपसे थोड़ा ये मैं एक क्लियर पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमारे हाजरीन और नाजरीन भी देख रहे हैं कि हम यहाँ प्लॉट्स की या बेंगलोज की या जो भी इस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपसे पूछूंगी फ्लैट्स के हवाले से कि जो बिल्डिंग बनती है, तो आपके जहन में क्या होता है कि हम कभी देखते हैं कि भाई 14 माला भी चला जाता है, 15 भी हमने देखा है, या कराची में ही देखा है, कभी 4 भी होता है, 6 भी होता है, 8 भी होता है। तो आप जो भी बिल्डिंग बनाते हैं उसके फ्लोर कितने होते हैं और जो मटेरियल लगता है उसको चेक इन बैलेंस कौन करता है? देखिए, जैसा भी आपने कहा 14 या 15, हाँ। शहर में अगर हम बात करें तो शहर में अब गुंजाइश 4 या 5 मंजिला की नहीं है, अब रिक्वायरमेंट वहाँ 13 से 14 मंजिला की है, क्योंकि प्लॉट की जो वर्थ है वो इतनी महंगी हो गई है कि आप 4-5 फ्लोर में उसको कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको ज्यादा उस पे जाना है। M9 लोगों के लिए एक अच्छा मौका है कि वो लोग आए, इन्वेस्टमेंट करें। आप 3 मंजिला की अभी वहां पे अप्रूवल है, जो SD हमारा इदारा लगता है, 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इस वक्त अप्रूवल देगा 3 फ्लोर की। जब आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी, आपकी चीजें बढ़ेंगी, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता चीजों को तरफ जाते हैं। जब हम M9 पे आए उस वक्त प्लॉट की कीमत 7.5 लाख थी, कम उस पे थी 3 साल के शेड्यूल पे। आज 20-20 लाख है, 26-26 लाख है। हालांकि इस वक्त अगर आप देखें तो मुल्क की मईशत ऐसी नहीं है कि रेट बहुत हाई जाए, बिल्डरों के ऊपर एक मुश्किल टाइम है, लेकिन ये मुश्किल टाइम कोई पहली दफा नहीं है, हम ऐसे 2-3 सेशन गुजार चुके हैं। उसके बाद जब रेट आपके खुलते हैं, चीजें जाती हैं तो बहुत हाई जाती हैं। ये बेस्ट टाइम है लोगों की इन्वेस्टमेंट का, कि लोग अपने जो सरमाया है उसको इन्वेस्ट करें प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी जो आपको पोजीशन मिल रही है, सब लीज मिल रही है, जहां आप सेफ हो। सही। अच्छा सर, जैसे आपने ग्रीन सिटी का जिक्र किया है, पूरी सोसाइटी आप लोगों को बना के दे रहे हैं, एक तरफ से चले आप बिल्डर तो हैं, लेकिन एक तरफ से अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो देखें, जो प्लॉट आप दे रहे हैं जिस भी कीमत में, सपोज आपने कहा 20 लाख का प्लॉट है, तो जब तक वो बंदा उसकी इंस्टॉलमेंट करेगा या पेमेंट करेगा तब तक उसकी कीमत और बढ़ जाती है, तो इससे बिल्डर को नुकसान नहीं है? देखें, बिल्डर को नुकसान नहीं है। हमने भी आज से 3 साल पहले ज़मीन ली, उसकी वर्थ जो बनी है वो डेवलपमेंट से बनी है। खाली ज़मीन अगर हम देखें तो एक नेचुरल ज़मीन है जिसपे झाड़ियाँ भी लगी हुई हैं और ज़मीन जो नेचुरली होती है, लेकिन जब आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, रोड बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तो उसके साथ उसकी वर्थ बनती है। सही। आप प्रोजेक्ट बना लें, अगर उस पर तामीरात नहीं है तो फायदा नहीं है। तो जब लोगों को हम हैंड ओवर करते हैं, लोग आते हैं, उस पर तामीरात बनते हैं, 2-4 मकानात एक ब्लॉक में बन रहे हैं, 2-4 मकानात एक ब्लॉक में बन रहे हैं, तो उससे फर्क पड़ता है, उससे वैल्यू में भी इजाफा होता है और प्रोजेक्ट की वर्थ में भी इजाफा हो। अच्छा सर, मैं थोड़ा गवर्नमेंट के हिसाब से पूछूंगी कि आपको वो कितना सपोर्ट करती है। जैसे अगर कोई सोसाइटी आप बना रहे हो, उसमें गैस है, पानी है, बिजली है, तो उनकी तरफ से आपको कितना सपोर्ट है? देखिए, गवर्नमेंट के बगैर तो आप चल नहीं सकते, क्योंकि जितने भी इदारे हैं आपको प्रॉपर NOC लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, हम बहुत सारी जगहों पर बात कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के मुखालफत में, लेकिन यही इदारे हैं जो हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंट्रेशन पे हमें NOC देते हैं, उसी के तहत हम चलते हैं। हम थोड़ा सा लोग जो बात करते हैं
NOC हमें मिलती हैं 3 साल के लिए। अच्छा। NOC जितनी भी आप प्रोजेक्ट की लें तो गवर्नमेंट लेवल पे या इदारों से 3 साल का एक टाइम फ्रेम होता है कि आपने 3 साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हम लेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ा मसला ये है कि जब मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट की तो उस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस थे कोई 2-2.5 लाख रुपए, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट की तरफ लेके जा रहे होते हैं तो वो बढ़ के 5 से 7 लाख रुपए, 10 लाख पे आ जाते हैं। तो लोगों में ये बड़ा एक वो होता है, हम इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि ना हमारे पास सरिया एक रेट पे, ना पेट्रोल एक रेट पे, ना मटेरियल एक रेट पे। पहले एक बजट आता था पूरे साल का, वो फिक्स हो जाता था। अब हमें अगले महीने का नहीं पता। हम एक प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी बनाते हैं बिल फर्ज 1 करोड़ रुपए की, लेकिन जब वो कंप्लीट के मराहिल में जा रहा होता है तो वो 5 करोड़ पे डेवलपमेंट चली जाती है। तो ये चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं, लोग डिस्टर्ब होते हैं। जितना जल्दी बिल्डर डेवलप करेगा, लोगों को हैंड ओवर करेगा, वो भी सेफ रहेगा और लोगों पे एतमाद भी आएगा। बिल्कुल से। अच्छा सर, ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं तो किसी का टाइम होता है 3 साल, कोई पोजीशन देता है 5 साल में, तो ये क्या तरीक़ेकार होता है, थोड़ा इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, ये एक इन्वेस्टमेंट जैसे अमूमन प्लॉट लेते हैं बिल्डर, सबसे पहले कि मैं एक जिस पे भी मैंने प्रोजेक्ट बनाना है, मेरी वो ज़मीन मेरे नाम हो, प्रॉपर उसकी NOC हो, वो बिल्डर की इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद फिर वो सेल आउट करता है, जो मार्केटिंग कंपनी है या वो खुद मार्केट कर रहे होते हैं। फिर आपके पास बायर आते हैं, चीज़ें परचेज होती हैं जो 3 साल के शेड्यूल पे चलते हैं। अगर हम कोई फ्लैट बना रहे हैं तो या कोई प्लॉट को दे रहे हैं तो 3 साल का प्रोजेक्ट इसलिए रखते हैं कि फौरी तौर पे कोई चीज़ रेडी नहीं है। हमें एक टाइम लगता है। तो वो लोगों के लिए भी आसानी है कि वो एक ज़्यादा सरमाया लेके नहीं आ सकते, वो आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्डर को देते रहें और फिर वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जाता रहे। 3 साल बाद, 4 साल बाद वो उसको हैंड ओवर करता है। उसके बाद उसकी भी वर्थ होती है, बिल्डर की भी वर्थ होती है, उस जगह की भी वर्थ होती है। बिल्कुल। अच्छा सर, वैसे देखें आजकल महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, लेकिन ख्वाब भी हर किसी का होता है कि अपना घर हो या प्लॉट हो या कोई छोटा सा फ्लैट हो, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये जो हमारे जो भी बिल्डर्स हैं, इसमें आप भी हैं, तो एक ये भी सहूलत है लोगों के लिए कि आप इंस्टॉलमेंट पे लें। लेकिन कभी कभी ऐसे भी हालात होते हैं कि लोगों के कि इंस्टॉलमेंट जो है वो कहते हैं या आप लोगों की 20,000 है तो मैं मतलब 10 दे सकता हूँ। तो उन लोगों के लिए आपके लिए कोई ख़ास पैकेज होता है कि जो मतलब कम आमदनी वाले लोग हैं, तो वो भी अपना घर ज़ाहिर सी बात है हर कोई चाहता है, तो उनके लिए कुछ है आपके पास? जी बिल्कुल है। बहुत से जगह पे हमने लोगों के मुताबिक शेड्यूल बनाया। एक शेड्यूल हमारा है कि भाई बुकिंग, एलोकेशन, कंफर्मेशन, मंथली इंस्टॉलमेंट सो एंड सो, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट सो एंड सो। लेकिन एक शख्स आया कि भाई मेरे पास ये सरमाया है, मैं आपको बुकिंग ये दे सकता हूँ और मंथली मैं आपको इतना दूंगा। तो वो फिर हम उसी के लिहाज से उसको शेड्यूल बनाते हैं कि भाई ठीक है, आपको जो सहूलत हो। उसमें बहुत से लोग इस तरह भी होते हैं कि 2-2, 3-3 महीने नहीं दे पाते, फिर हम भी स्ट्रग होते हैं, वो भी स्ट्रग होते हैं, 4-6 महीने का इंतज़ार होता है, फिर वो भी चल रहे होते हैं, हम लोग भी चल रहे होते हैं। इस वक्त बिल्डर को लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और लोगों को बिल्डर की सपोर्ट की ज़रूरत है। बिन एहसान की तरफ से आज तक कोई अलॉटी ये नहीं कहेगा कि हमारा प्लॉट देर होने की वजह से बिन एहसान ने कैंसिल कर दिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों को टाइम दिया। अगर लेट सवेर हुआ या हम लोग लेट हुए तो उन्होंने भी हम पे एतमाद किया और हमने भी आपने भी किया। अच्छा सर, जो फ्लैट्स बन रहे होते हैं या जो बेंगलोर बन रहा होता है, उसका काम हम देखते हैं, कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही होती है, काम चल रहा होता है, वो पैसा जो है जो लगता है उस बिल्डिंग पे, तो वो लोगों के इंस्टॉलमेंट से आता है या जो बुकिंग करवाते हैं उनसे आप करवाते हैं या बिल्डर खुद फिलहाल अपनी जेब से करता है? देखिए, हर एक का अपना क्राइटेरिया होता है, लेकिन बिन एहसान ने डेवलपमेंट करने के बाद लोगों से डेवलपमेंट ली। हमसे कोई ये नहीं कह सकता कि हमने पहले डेवलपमेंट ली, बाद में डेवलपमेंट की, ऐसा नहीं है। हमने पहले अपनी चीज़ सिक्योर की, प्रॉपर NOC'याँ की, ज़मीन अपने नाम कराई, फिर उसको लॉन्च किया, यानी कि पहले हमने प्लॉट बेचा। प्लॉट बेचने के बाद हमने फिर डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट करने के बाद 50% डेवलपमेंट करने के बाद फिर हमने लोगों को कहा कि अब आप डेवलपमेंट चार्जेस दें, ताकि लोगों को लगे। देखें, बिल्डर बड़ा मुतज़ाद रहा है। अगर आप देखें तो उसका कुछ लोगों की वजह से बिल्डर काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं कि यार फला की वजह से उसको हमने डेवलपमेंट दे दिए थे, उसने डेवलप नहीं किया, उसको हमने प्लॉट के पैसे दे दिए थे, वो प्लॉट नहीं दे सका, या लीज के दे दिए थे, नहीं दे सका। कुछ लोगों की वजह से ये चीज़ें बदनामी का बाइस हैं। लेकिन अगर आप शहर को देख लें या मुल्क को देख लें, 95% कंस्ट्रक्शन प्राइवेट बिल्डरों ने करके लोगों को हैंड ओवर की। जबरदस्त। गुफ्तगू जारी रहेगी सर, लेकिन ब्रेक का टाइम हो जाता है। ब्रेक जो टाइम थी तो ब्रेक तेलंदा से ब्रेक हाँ पोइ वरी ॻाल्हि।
वेलकम बैक जी दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था ऐं फहद एहसान साहब सां गॾु आहे बिन एहसान बिल्डर्स CEO ऐं असांजी खोड़ सारी गुफ़्तगू जेका आहे तव्हां ॿुधी चुका आहियो ऐं हा हाणे असां सर खां सवाल कंदासीं। सर आपसे जो अभी मेरा सवाल होगा कि जैसे कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जैसे आपने अपने बारे में बताया, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वो कहते हैं ना कतरा जरिया बंदा है, सो आपने भी वहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन काफ़ी लोगों के माइंड में ये होता है कि यार मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब्स तो होती नहीं है सॉरी मतलब स्क्रीन पे भी अगर कोई सुन रहा हो तो ये तो एक हकीकत है, मतलब बहुत मुश्किल से आजकल मिल रही है। तो हर कोई कहते हैं मैं कोई ना कोई कारोबार करूँ, लेकिन हर का अपना माइंड है। मैं कहूँगी यार बहुत सारे पैसे होने चाहिए बिजनेस के लिए, अब मैं क्या करूँ, और अगर यही अमाउंट है, अगर ये मैंने कर दिया, अगर फ़ायदा नहीं हुआ, लॉस हो गया, फिर मैं क्या करूँगी। उनके लिए आप क्या करेंगे, कहाँ से वो स्टार्ट करें, या ये एक सोच जो हमारे जहनों में डाली गई है कि हम होंगे या ना होंगे कामयाब, तो उसके लिए आपने क्या सीखा है, क्या आप अपने तजुर्बे से बताएं। मैं अपनी ज़ाती बात करूँगा, अपने घर की बात करूँगा ना, कि अगर हम देखें अपने वालिदैन को कि उन्होंने उस वक्त के दौर में स्कीम 33 जब थी, लाख सवा लाख का प्लॉट होता था, तो उन्होंने 500 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे वो प्लॉट लिए। अच्छा, उस वक्त वो 500 रुपए निकालना मुश्किल होता था। उस वक्त भी यही हालात थे मुल्क के, बिल्कुल, कि कारोबारी हालात अच्छे नहीं थे, मुल्की हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक रिस्क लिया कि उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे प्लॉट लिए। जब हम इस फील्ड में आए, वही प्लॉट हमारे काम आए कि हमने उनको सेल किया, चीज़ें हमने छोटा छोटा स्टेप लिया। अच्छा, ये एक रिस्क आपको लेना होता है कारोबार के लिए। कारोबार के लिए ना कभी पैसे को आप ये नहीं कह सकते कि पैसा होगा तो कारोबार होगा। इसमें आपके लिए एक रिस्क लेना, फिर बाकी अल्लाह की मदद, आपका नसीब, ये दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। लेकिन आपने कहीं ना एक स्टेप पे एक कदम आगे उठाना होता है। अगर आप नियत साफ करके कदम आगे उठाएंगे तो अल्लाह ताला मदद भी देता है, चीज़ें आसान भी होती है, मुश्किलात आती हैं। ऐसा नहीं है हम आज इस मकाम पे हैं। जब हम गवादर में कूदे थे तो 2006 में गवादर एकदम मार्केट क्रैश कर गई थी। 2007-8 में अगर हम किसी को कहें कि हम गवादर में काम करते हैं तो लोग हमें एक फ्रॉड समझते थे, मतलब वो इतना बदनामी का बाइस बन गया था कि लोग उसको नहीं समझते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने भी नहीं छोड़ा, हमने कहा नहीं भाई, हम भी एक चीज पकड़ी है तो फिर इसको हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने एक्सेप्ट किया, चीजें चली। इस टाइम में जो एक क्राइसिस का दौर था उसने हमें सिखाया बहुत, उसने हमें डॉक्यूमेंटेशन सिखाई, उसने हमें महकमों का सिखाया कि हमारे यहाँ लोग, हम बिल्डर के मुतालिक बात करते हैं, अगर हम इस लाइन में देखें तो महकमे का एक बड़ा रोल है। लोग महकमे में जाते हुए कतराते हैं कि पता नहीं वहाँ क्या होगा, लेकिन हमें हमेशा महकमे के अच्छे लोगों ने गाइड किया कि आपने क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है, किन ज़मीनों पे हाथ डालना है, कौन सी जगह आपको सूटेबल रहेगी। तो ये एक चीज़ है कि आपने एक स्टेप उठाना है, बाकी अल्लाह मालिक है, ये थोड़ा सा रिस्क लेना है। मतलब वो जरूरी नहीं है कि इतना सारा पैसा हो आपके पास। बहुत से लोग होते हैं, हाँ, काफी लोग ऐसे होते हैं जो पैसा लेके आते हैं और वो इन्वेस्ट करते हैं, नहीं उठ पाते। देखें, बहुत सारी चीजें, आपको एक तजर्बा भी होता है। जब आप फील्ड में आते हैं ना, तो आप 10 लोगों से मार खाते हैं, तो जब आप मार खा रहे होते हैं ना, वो आपको एक तजर्बा आ रहा होता है। फिर जब आपको मौका मिलता है ना, तो आप बहुत सारी चीजों को सोचते हुए चल रहे होते हैं कि नहीं यार, अब मेरे पास इतना सरमाया है, यहाँ मैंने किया तो यहाँ लॉस हुआ था, अगर मैं ये कर लेता तो शायद मैं ये फायदा उठा लेता। तो आपको तजर्बात आते हैं, चीजें आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर 10 लोग मिलते हैं। जब हमने गवादर CV शुरू किया तो हम 3-4 लोग थे। मैं और मेरे जो बड़े भाई हैं जो बिन एहसान के इस वक्त चेयरमैन हैं, मतलब हम दो मुसलसल शुरू से, चाहे छोटा लेवल हो आज बड़ा लेवल हो, हम दोनों मुस्तकिल एक साथ हमने काम किया, एक साथ रिहाइश इख्तियार की, एक साथ आइडिया शेयर किया। बहुत सारी जगहों पे उन्होंने मुझसे इख्तिलाफ किया, मैंने उनसे इख्तिलाफ किया, लेकिन किसी ना किसी एक पॉइंट पे आके हम कामयाबी की तरफ, कहते हैं ना, एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होते हैं। तो बिन एहसान में एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 है। अच्छा, मैं आपसे यही पूछ रही थी कि आपका कोई पार्टनर है, तो जैसे आपने खुद ही बता दिया कि आपके भाई साहब हैं, तो आप दोनों ने ये स्टार्ट किया, और जाहिर सी बात है अभी आप खुद, हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं कि आप जिस मंजिल पे पहुँचे, लेकिन इस मंजिल पे पहुँचने के लिए जैसे सर ने हमें कहा कि बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ी, और बहुत सारे ऐसे भी मराइल होंगे जो जिनमें आपको मतलब ऐसे ऐसे लोग भी मिले होंगे जिन्होंने आपको डराया भी होगा कि भाई
मतलब छोड़ दे, क्योंकि बिल्डर्स के साथ ऐसा होता है. आपने जैसे कहा कि हमने भी कदम पीछे नहीं हटाया, तो जेके बिज़नेस करणु चाहिनि था या कहिड़े बि हवाले सां त उहे उन्हनि खे रिस्क मतलब खणणो पवंदो, छो जो बिज़नेस जेको आहे उहो सर जीअं चयो त हिकु त लक ऐं ॿियो वरी बिज़नेस में रिस्क खणणु ज़रूरी आहे. त तव्हां आज़मायो त सही न पंहिंजे नसीब खे, त तव्हांजो जेको नसीब आहे उहो किथे थो तव्हांखे वठी वञे. असां सिर्फ़ु सोचींदासीं वेही त सोच सां त कुझु कोन्ह थींदो. थोरो माण्हू स्टेप अॻियां खणंदो त पोइ उहा ई ॻाल्हि आहे त मदद अलाह साईं करण वारो आहे. ऐं तव्हां असां ॾिसो हिन प्रोग्राम जे हवाले सां जीअं हमेशह मां चवंदी आहियां त तव्हांखे खोड़ सारियूं शयूं मिलंदियूं आहिनि. मतलब मैं ये कह रही हूँ कि हम जब भी ये प्रोग्राम करते हैं जिस भी उसके बिजनेसमैन के साथ, तो हमारे नाज़रीन के साथ हम भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं. हमें भी पता चलता है कि यार किस तरह जो है वो स्ट्रगल करनी चाहिए या किस तरह अपना जो पहला स्टेप है वो बढ़ाना चाहिए. अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपके भाई से आपके इख्तलाफ भी होते थे कि भाई ये नहीं, आपकी कोई और बात होती होगी, उनकी कोई और बात होती होगी, लेकिन फिर भी आप एक उसमें आ गए. मतलब जाहिर सी बात, आप तो भाई हैं. वैसे दो पार्टनर जब होते हैं तो फिर अगर हम बोले कि यार अलग हो जाए, लेकिन भाई एक ऐसा रिश्ता भी है कि वो अलग चाह कर भी अलग नहीं होते. अच्छा, आपकी फैमिली के हवाले से मैं पूछूंगी, जैसे आपने आपके फादर इस फील्ड में नहीं थे, मदर भी इस फील्ड में नहीं थी, लेकिन बच्चे इस फील्ड में आ गए. तो जब अब आपकी फैमिलीज हुई हैं, जैसे आपके भाई के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि वो भी इसी फील्ड को लेके आगे बढ़े या उनका अपना शौक देखेंगे आप? नहीं, देखें, जब हम आज इस मकाम पे पहुंचे तो हमारा एक टाइम लगा. हमने ज़मीन अपने नाम की हुई है, एनओसी हमने नाम की हुई है, तो हम क्यों चाहेंगे कि हम यहाँ पे आके अपने बच्चों को दूसरी राहों पे डालें. देखें, कल हमारे बच्चे आके ये कहें कि यार बाप हमारा ये करके गया, तो वो भी फख्र से. आज हम अपने वालिद का कहते हैं यार कि उनका बहुत अच्छा फैसला था कि उन्होंने हमें कारोबार में डाला. हालांकि उस वक्त लगता था कि यार वो इतनी अच्छी पोस्ट पे थे, हमें सरकार कहीं पे भी फिट कर देते. सही. लेकिन आज हम सोचते हैं कि उस वक्त के हालात को और आज के हालात को रख के तो हम कहते हैं हमारे वालिदैन का फैसला बहुत अच्छा रहा. तो हम भी जो ये काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं या प्रोजेक्ट को सीधा करके लेके चल रहे हैं, तो वो अपने बच्चों के लिए. देखें, हमारा लोग हम पे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, हमारा काम है उनको डिलीवर करना और सबलीज देना. आज आप इस प्रोजेक्ट में यहाँ बैठी हुई हैं, ये भी चीज़ हमने किसी प्रोजेक्ट से खरीदी, हमने अपने नाम से सबलीज कराई, तो वो आज हमारे और हमारे बच्चों के काम आएगा. इसी तरीके से कोई लोग अगर हम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आज हमारी आंख बंद होती है तो हमारे जो बच्चे हैं उसको सबलीज की तरफ लेके, तो ये कंटिन्यू चलेगा जब तक उनकी नीयतें साफ है. हम यही बोलते हैं कि देखो, नीयत साफ रखो, मुश्किलात आएंगी, लेकिन इसी मुश्किलात में आसानियां भी. बिल्कुल. अच्छा सर, ये जो ग्रीन सिटी की आपने बात करी, इसके बाद जो है कोई प्रोजेक्ट है आपके जहन में, या एक प्रोजेक्ट को अगर आप लाते हैं जैसे ग्रीन सिटी है, तो फिर कितने टाइम के बाद कोई और प्रोजेक्ट आता है? अमूमन होता ये है कि प्रोजेक्ट तो बहुत सारे आ रहे होते हैं. जब मार्केट आपकी थोड़ा सुस्त होती है या मईशत को थोड़ा सा डैमेजेस आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि ये भी कर लें, ये भी कर लें. लेकिन बिन एहसान का ये है कि पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, दूसरे को हम रेडी रखें, सही, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखें, ताकि एक को कंप्लीट होने के बाद हम दूसरा लॉन्च कर सकें. तो अभी एट ए टाइम हमारे पास 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. एक को हम कंप्लीट की तरफ लेके जा रहे हैं, दूसरे को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तीसरे को हमने स्टैंड बाई में रखा हुआ है. तो ये 3 चीज़ें हमारी जिंदगी के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत है. बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको इसमें और तरक्की दे. अच्छा सर, उन बिल्डर्स के लिए आप क्या कहेंगे जिनके लिए आपने जैसे कहा कि सब तो एक जैसे नहीं है, वाकई में ही आपने थोड़ी देर पहले हमने ये बात भी करी है, लेकिन जो हम सुनते हैं कि यार हमारा पैसा चला गया, बिल्डर भाग गया, कोई किसी जगह पे चला गया, ये क्या कहानी होती है? किस तरह बिल्डर्स पैसा खा सकता है? देखें, ये बिल्डर्स को तो हम नहीं कह सकते, हर एक की अपनी एक वो है. जो अलॉटी हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, हम उनको ये कह सकते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अब इतना दौर सोशल मीडिया का आपके पास आ गया है कि आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं. इदारा है आबाद का, बिल्डर्स का एक आबाद का एक इदारा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि भाई ये फला बिल्डर आपका मेंबर है. अगर वो मेंबरशिप होगा तो वो एनओसी की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ कराची या पाकिस्तान में अगर आप देखें, हम प्रोजेक्ट की एनओसी से पहले हम आबाद के मेंबर बने, हमारे नाम चीज़ होगी तो हम मेंबर बनेंगे.
मेंबर बनेंगे तो हमें बिल्डर एंड डेवलपर का लाइसेंस मिलेगा। सही। जब ये दो चीजें मिलेंगी तो हम एनओसी की तरफ जाएंगे। सही। लोगों को अमूमन ये बातें नहीं पता होती, लेकिन अब लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई है। ये काम लोगों का है। अच्छा। हम अपनी चीजें लेके उनको बता सकते हैं कि भाई ये नक्शा है, ये अप्रूव है, ये हमारे नाम है। वेबसाइट पे चीजें पड़ी होती हैं एसडीए की, एमडीए की, एलडीए की। अब तो गवर्नमेंट ने काफी चीजें ऑनलाइन कर दी हैं। बच्चे काफी फास्ट हो गए हैं। आप नहीं देख सकते, आप अपने बच्चों से कहें, इदारों में चले जाएं। अगर आप 10 लाख की भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20 लाख की भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो भाई 2000 का पेट्रोल डलवा के किसी इदारे में जाके लोगों की वेरिफिकेशन कर लो, ताकि अपने सरमाए को महफूज बना सके। महफूज बनाए, बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। अच्छा, तभी एक और बात मेरे जहन में आई, जैसे हम देखते हैं कि कोई बिल्डिंग बन रही है, लेकिन अचानक से वो मतलब उसका काम जो है वो रुक जाता है, तो जाहिर सी बात है बिल्डर तो डिस्टर्ब होता ही होगा, लेकिन लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेविंग उसमें लगाई होती है ना। तो ये कहानी क्यों पैदा होती है? देखिए, इसमें बिल्डर के पास भी एक महदूद सरमाया होता है। हाँ। कि वो प्लॉट खरीद रहा है, एनओसियां ले रहा है, ये एक हैंडसम अमाउंट होता है। फिर वो लॉन्च करता है, 100-200 डीलर, 100-200 अलॉटीज वो बनाते हैं। जहां अलॉटीज सही चल रहे होते हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट आ रही होती है, प्रोजेक्ट कहीं नहीं रुकता। सही। जहां अलॉटियों ने अपनी इंस्टॉलमेंट रोकी, कुछ लोग कहते हैं यार हम तो बराबर से इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, वो 10-20-15% लोग होते हैं, लेकिन बिल्डर को 100% लोग चाहिए होते हैं, ताकि अगर आपकी रिकवरी आ रही है, बिल्डर जितना डिले करता है उसका उतना नुकसान है। और डिले वो उस वक्त करता है कि जब आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही, इस वक्त इसी वजह से वो कैंसिलेशन की तरफ जाता है कि अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे तो भाई हम फिर कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे। तो ये एक गैप है अलॉटीज में और बिल्डर में। आप देखें, बहुत से नामवर बिल्डर हैं जो आपकी एक इंस्टॉलमेंट गैप होती है वो कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उनके क्या है, उनको आप बराबर से इंस्टॉलमेंट वक्त पे दे रहे होते हैं, उनके प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर भी हो रहे होते हैं। सही। तो ये एक गैप है। अगर लोग इस बात को समझें तो बिल्डर भी कामयाब है और लोग भी कामयाब, मतलब दोनों का है, दोनों का है, बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे कोई भी प्लॉट है और पहले उसमें हमारे कोई दुकान वगैरह बने हुए हैं या ऐसे दुकानों का सेंटर बना हुआ है, अब लोग उसको मतलब वो ख़त्म करवा के एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें जब रुकावट आती है तो ये क्यों आती है? क्या वो प्लॉट, जैसे आपने अभी कहा कि उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई या उसको वो देना पड़ेगा कि आप दुकान को तोड़ के इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बना रहे हैं, तो इसमें भी कुछ होता है बिल्डर का काम या इसमें लोगों का है? देखें आप, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। हाँ। हमारे इसमें इदारों का सबसे बड़ा किरदार होता है। अच्छा। कि हम एक बाई बर्थ प्लॉट लेते हैं, अगर वो कमर्शियल है तो फिर हमारी उसकी कितनी उसकी वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो सराउंडिंग है कितना हाँ। है, मतलब उसका एरिया कितना है, उस पर कितनी हाई राइज जा सकते हैं। फिर वो इदारे आपको परमिशन देते हैं कि भाई अगर ये रेजिडेंशियल है आप इसको कमर्शियल करा सकते हैं, कमर्शियल होगा तो फिर ये हाई राइज की तरफ जाएगा। अच्छा। और अगर कमर्शियल नहीं होगा तो वो हाई राइज की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, सो खोड़ सारी अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हां सम्झी चुका हूंदव ऐं जेतिरे क़दुरु मतिलबु मूंखे सम्झ में अचे थो तव्हांजा सवाल माना सर खां कयां थी। सो बहरहाल वरी बि ब्रेक जो टाइम थियो आहे त ब्रेक ते हलंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ वरी मज़ीद कचाई कंदासीं। वठूं था ब्रेक। वेलकम बैक जी। एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली कार कयूं था बिज़नेस स्टार में ऐं सरफाद असां सां गॾु आहे असांजी ख़ूबसूरत कचहरी भले पई ऐं खोड़ सारियूं टिप्स बि जेके आहिनि उहे उन्हनि तव्हांखे ॾिनियूं आहिनि। त ज़रूरी न आहे त तव्हां जेको आहे करोड़नि खां पंहिंजो कारोबार शुरू कयो ऐं मतिलबु कुझु पैसनि सां बि तव्हां करे सघो था, उहा ई ॻाल्हि आहे रिस्क। सो बहरहाल असां पुछंदासीं त हीअ जेको बिन एहसान बिल्डर्स आहे इन जो नालो किए पयो, जो बुनियाद तो हिनन विरधो, आपने बुनियाद तो डाला लेकिन जो नाम है वो आप अपनी ज़ुबानी बताएं, ये किसका नाम है और कैसे आपने सोचा कि ये नाम होना चाहिए? ये जो मेरे बड़े भाई हैं फैसल एहसान, फहद एहसान, हम दो भाई हैं और एक बहन है। तो जब हम इस फील्ड में आए तो पहले जब गवादर का हमारा नाम था तो हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा था गवादर सी व्यू हाउसिंग स्कीम। अच्छा। तो वहाँ बिल्डर नहीं था, हाउसिंग स्कीम के नाम से हम चल रहे थे। जब हम कराची में हम आए तो फिर हमें बिल्डर एक नाम आया, क्योंकि यहाँ की डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट थी, क्योंकि आबाद का मेंबर बनना था, एनओसी लेनी थी, तो वहाँ रिक्वायरमेंट आई बिल्डर एंड डेवलपर के नाम के लिए। तो फिर डिसाइड हुआ कि हम फहद एहसान और फैसल एहसान, तो हम एहसान बिन एहसान यानी कि एहसान के बेटे। तो यहाँ हमने अपने वालिद के नाम से इसकी बुनियाद रखी और बिन एहसान के नाम से हमने शुरू किया। क्योंकि देखें
کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ادارہ نا اپنے والد کے نام کو خراب نہیں کرنا چاہے گا. تو ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم پراپر ڈاکومنٹیشن کے ساتھ اس ادارے کو, جہاں ہم نے اتنے سال گزارا, ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کو لے کے چلیں. اور یہ ایک وہ پھلدار سائیدار درخت ہے کہ اس سے ساری زندگی آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں گے. بالکل. اچھا, یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ جیسے آپ نے اپنے فادر کے نام سے اس کا نام رکھا, تو ایک فیلنگس بھی ہیں آپ کی اپنے اس بزنس کے ساتھ کہ ہمارے فادر کا نام ہے. پھر جو آپ کے بیٹے ہوں گے وہ بھی فیل کریں گے کہ ہمارے دادا کا نام ہے یہ. اور وہی باتیں ہم کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے کسی بڑے کا نام خراب ہو. اچھا, آپ کی فیملی کے حوالے سے تھوڑا آئیں گے ہم آپ کے اس حساب سے. آپ کے کتنے بچے ہیں اور آپ کے بھائی کے کتنے ہیں؟ پہلے فیصل بھائی کی بات کریں, وہ بڑے ہیں تو ان کی 2 بیٹیاں ہیں. ایک ڈاکٹر ہیں, ایک انجینئر ہیں, دونوں شادی ہو کے امریکن سیٹل ہیں. ایک بیٹا ہے جو ساتھ ہے, وہ ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے. میرا ایک بیٹا ہے جو GIK یونیورسٹی میں ابھی انجینئرنگ کر رہا ہے. بیٹی میری ابھی 10th کلاس میں ہے. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اولاد سے بھی نوازا ہوا ہے اور ان کو تعلیم بھی اللہ تعالیٰ دلا رہا ہے اور کاروبار بھی چلا رہا ہے. صحیح. اچھا, ویسے سر دیکھا جائے جو بزنس مین ہوتے ہیں وہ عام طور پر ہماری سوچ یہ ہوتی ہے, جیسے عام ہم لوگ دیکھتے ہیں یار یہ بزنس مین جو بھی ہوتے ہیں نا بڑے مطلب کیا کہہ لیں کہ ہنسی مذاق نہیں کرتے, اور ان کی طبیعت جو ہے وہ تھوڑی خشک طبیعت ہوتی ہے, ہر وقت مطلب حساب کتاب اور ہر وقت یہ بزنس کے بارے میں سوچنا. تو کیا واقعی ایسے ہوتا ہے؟ آپ کی ویسے نیچر کیسی ہے اور آپ کے بھائی کی کیسی ہے؟ ویسے فارغ ٹائم میں آپ کیا مطلب ایکٹیویٹیز کیا ہیں آپ کی؟ دیکھیں, ہم نے کاروبار کو نا انجوائے کیا. اچھا. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ اپنے اوپر لوڈ لیا یا سخت لی, جیسے بھی حالات ہیں ہم نے کاروبار کو انجوائے کرتے ہوئے کیا. گوادر جاتے تھے, انجوائے کرتے ہوئے جاتے تھے, انجوائے کرتے ہوئے آتے تھے. کاروبار بھی چلا, انجوائمنٹ بھی چلی. لیکن یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ آپ کو بہت سیریس ہو کے کام کرنا پڑتا ہے. اگر آپ آفس میں ہیں, اسٹاف کے ساتھ ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ ہیں, تو وہ آپ کو ایک آفس کا ڈیکورم جو ہوتا ہے اس پہ چلنا پڑتا ہے. گھر میں ہم بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, بچوں کے ساتھ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. آپ اگر آفس کا 7 بجے کا ماحول دیکھیں تو آفس کا ماحول ہے, 8 بجے سے 9 بجے کا ایک الگ ماحول ہے, فرینڈلی جو ہمارے دوست یار ہیں وہ ماحول ہوتا ہے. تو یہ آپ کی لائف کے لیے بہت ضروری ہے. ہر وقت آپ نے ذہن پہ نہیں چڑھانا کہ آپ جب گھر جائیں تو آفس کی چیزیں آفس میں چھوڑ کے جائیں, یہ بہت ضروری ہے. اچھا, ویسے آپ جو ہے مطلب ایک بندے ہوتے ہیں, کوئی زیادہ ہوتے ہیں کہ بھئی دوستی یاری ہو, گیدرنگ ہو, اس میں بیٹھیں, کچہری ماریں, اس طرح کی گپ شپ ہو. کوئی میوزک لور ہوتا ہے, آپ کی نیچر کیسی ہے؟ آپ میوزک لور ہیں, موسیقی کو پسند کرتے ہیں؟ جاتے ہیں گوادر روٹ پہ جا رہے ہیں یا بیٹے سے ملنے کہیں اسلام آباد جا رہے ہیں تو پھر میوزک سنتے ہوئے جاتے ہیں. اچھا میوزک ہم نے انجوائے کیا. اور جب مطلب میں میری اور فیصل بھائی کی جو میٹنگ ہے, مطلب ہمارا جو پلاننگ ہے وہ گاڑی میں ہوتی ہے. اچھا. گھر سے آفس تک آنے میں یا آفس سے گھر یا گوادر یا کہیں دوسرے شہر جاتے ہوئے, مطلب ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بائی روڈ ٹریول کریں. اس بائی روڈ میں میری اور فیصل بھائی کی نا بہت ساری چیزوں پہ ڈسکس ہو جاتی ہے, بہت ساری چیزوں کو ہم پلان کر لیتے ہیں. تو یہ ایک ہماری شروع سے عادت کہ گھر میں ہم نہیں ڈسکس کر پاتے, آفس میں اتنی مصروفیت رہتی ہے نہیں. تو ٹریولنگ میں ہمیں بڑا اچھا ایک آئیڈیاز آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, حضرت علی کا قول ہے کہ سفر وسیلہ ظفر, تو اس کو واقعی ہم لوگ جو ہے سفر بھی کرتے ہیں, وسیلہ ظفر بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, ویسے جو اردو اسپیکنگ ہوتے عموماً یہ کہا جاتا ہے, ویسے ہمارے سندھی لوگ یا جو پٹھان ہے, پشتو ہے, آج کل تو سبھی ہیں, لیکن زیادہ تر جو اردو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. تو آپ بھی ہیں یا بس جو ملا وہ کھا لیا؟ نہیں, کھانے کے تو بالکل شوقین ہیں. میرے بھائی کو کما کس لیے رہے ہیں باقی تو کھانا بالکل ہے, شوقین ہیں کھانے کے. آپ کسی جگہ پہ بھی بولیں, آزاد کشمیر میں بھی بولیں کہ فلاں جگہ کی ڈش بہت اچھی ہے, تو شاید اگلے دن ہم آپ کو وہاں ملیں. تو یہ بات ہے کہ کھانے کا شوق ہونا چاہیے. گھر میں بھی ہمارے جو ہماری بیگمات ہیں, جو آپ نے اردو اسپیکنگ کا لفظ کہ واقعی کھانے ہماری یہاں اچھے بنتے ہیں. اور دعوتیں ہماری یہاں عموماً گھر کے کھانوں سے ہی ہوتی ہیں, باہر کے کھانوں کو ہم اتنا وہ نہیں کرتے. تو یہ ایک ہے. میں اگر سفر پہ بھی جاتا ہوں
تو عموماً گھر کے کھانے ساتھ لے کے جاتا ہوں کہ ہم کہیں ہوٹل کا نہ کھائیں، راستے میں ہم کہیں اپنا ہی کھانا ہی کھائیں. صحیح بات ہے. اچھا ویسے جیسے آپ نے دعوتوں کی بات کری تو جو میں نے یہ سنا بھی ہے دیکھا بھی ہے کہ یہ جو اردو اسپیکنگ ہماری اسپیشلی جو خواتین ہوتی ہیں نا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے پکانے کا بھی اور کھلانے کا بھی، کہ مطلب کوئی کھا کے ان کی تعریف کرتا ہے تو ان کا پیٹ تو اسی میں بھر جاتا ہے کہ میری تعریف ہوئی. یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم بیگمات کی اپنے کھانوں کی تعریف نہ کریں تو ان کو انتظار ہوتا ہے. ہاں انتظار. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میرا کاروبار نا اردو اسپیکنگ کے ساتھ کم رہا اور بلوچ قوم کے ساتھ زیادہ رہا، سندھی قوم کے ساتھ زیادہ رہا، تو ہم نے ان کے کھانوں کو بھی انجوائے کیا. صحیح. اور آپ کو پھر کس اس کا پسند آیا کھانا زیادہ تر؟ دیکھیں ہر ایک کے ڈیفرنٹ ڈش ہیں. اگر ہم بلوچستان جاتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی ہے، وہ روسٹ ٹائپ بناتے ہیں، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. سندھ میں ہم جاتے ہیں تو وہ کڑھائی اور سندھی بریانی وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارے جو کھانے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. سندھ کی مچھلی ایک بہت مشہور ہے. تو یہ چیز ہے ہر ایک کو انجوائے کرنا چاہیے. اب میرا بیٹا اگر کے پی میں پڑھ رہا ہے تو ادھر کے کھانے بالکل ڈیفرنٹ ہیں اور ان کھانوں کو بھی ہم انجوائے کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا جیسے ہم کہتے ہیں ہم بڑے خوش نصیب قوم ہیں نا، ہم جو ہے پاکستانی اسپیشلی ہم 4 وہ جو ہے موسم انجوائے کرتے ہیں، تو چاروں موسموں کی جو کھانے ہیں پھل فروٹ ہیں وہ بھی ہمیں مل جاتے ہیں. کافی ایریاز یا کافی ملکوں میں ایسا ہوتا ہے رات ہوتی تو رات ہی ہوتی ہے، دن ہے تو دن ہی ہے، تو ہم مطلب خود کو خوش نصیب ایک طرح سے سمجھتے ہیں. اچھا کھانے پینے کی بات تو ہو گئی، جیسے ابھی آپ ویسے ہمیں اپنی تھوڑی بچپن کے بارے میں بتائیں، پڑھائی میں کیسے تھے آپ کے بھائی کیسے تھے؟ کیونکہ اب ان کا ذکر ہوا ہے تو ان کا بھی تھوڑا کرتے چلیں گے. دیکھیں پڑھائی میں اماں ہیڈ مسٹریس تھیں تو کسی بات کی ٹینشن نہیں ہوتی تھی. پڑھ لکھ لیے جاتے تھے، لیکن شروع سے رہا ذہن کاروبار کا. مطلب مجھے یاد ہے کہ میں 7 کلاس میں تھا تو مجھے یہ پتا تھا کہ 7 بجے کے بعد مجھے اس کام میں لگنا ہے. حالانکہ والد ہمارے ایئرپورٹ مینیجر تھے، سرکاری گاڑی تھی، والدہ ہماری ہیڈ مسٹریس تھیں، لیکن ایک ذہن تھا کہ بس ہم نے بزنس کرنا ہے. اب کس لیول پہ کرنا ہے اس وقت کوئی اتنا بڑا خواب نہیں تھا، اس وقت کے لحاظ سے سوچ الگ تھی. پھر جب آپ کی آہستہ آہستہ گیدرنگ چینج ہوتی ہے، آپ کی سوچ چینج ہوتی ہے، پھر آئیڈیاز آتے ہیں، پھر آپ دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مطلب ہم اگر بلڈر لائن کی اگر ہم مثال لیں تو ہم محمود خان صاحب کا ذکر ضرور کریں گے کہ محمود خان صاحب اسٹار مارکیٹنگ کے جو ایم ڈی ہیں وہ ہمیں اس فیلڈ میں لے کے آئے اور ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس فیلڈ کو چنا. انہوں نے ہماری ہیلپ بھی بہت کی، بہت ساری جگہوں پہ ہمیں ٹوکا، بہت ساری جگہوں پہ ہمیں چیزوں میں بتایا. مطلب میں بہت قریب رہا محمود خان صاحب کے، ان سے میں نے چیزیں بہت سیکھی. اچھا ویسے آپ کے فادر کس نیچر کے انسان تھے؟ بہت جولی قسم کے تھے. مطلب جولی نہیں سخت تھے، ظاہر سی بات ہے ایئرپورٹ مینیجر اس کا ایک اپنا مزاج ہوتا تھا، تو وہ اس لحاظ سے بہت سخت رہتے تھے، لیکن ہمیں کھلی چھوٹ تھی. ہمیں پڑھائی کے لحاظ سے کھلی چھوٹ تھی، کھیلوں کے لحاظ سے کھلی چھوٹ تھی. کہیں جانا آنا ہو تو وہ منع نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے یار ٹھیک ہے. مطلب ہم گوادر، میری اس وقت عمر تھی 20-22 سال، فیصل بھائی کی عمر تھی 30 سال. تو والد کو کسی نے کہا کہ یار بلوچستان کے حالات خراب ہیں، تم نے اپنے دونوں بیٹے دے دیے. تو نے کہا کوئی بات نہیں، میں وہاں گوادر میں رہوں، جتنی اچھی بلوچ قوم ہے دوسری قوم نہیں ہے، بس یہ ان کے ساتھ غلط نہ کریں، وہ ان کے ساتھ غلط نہیں کریں گے. جو وہ بات ہمارے والد کی تھی نا کہ تم دوسرے کے ساتھ غلط نہیں کرو تو تمہارے ساتھ بھی کوئی غلط نہیں کرے گا. وہ بات حقیقت ہے. ہم نے ہر قوم کے ساتھ کام کیا، ہر اسپیکنگ کے ساتھ ہم نے کام کیا اور اچھا کام کیا. مطلب آپ کسی سے بھی بنا احسان کا پوچھیں تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے ڈیفالٹر ہیں. الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے، لیٹ سویر ضرور ہوا لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اس طرح کی نیچر. اور آپ کی جو والدہ تھی وہ ہماری تھوڑی سخت مزاج تھی. وہ پڑھائی میں بھی کھیل کود میں بھی ہمیں تھوڑا سا باندھ کے رکھتی تھی اور اس سے ہمیں فائدہ ہوا. اس وقت تو ہمیں لگتا تھا کہ وہ رہا، لیکن وہ ملنسار بہت تھی. ہمیں گھمانا پھرانا، لے جانا، فیملی میں سب سے ملوانا، وہ ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے. اچھا ویسے جسے آپ نے کہا کہ پڑھائی کے حساب سے میں نے پوچھا آپ سے، ویسے ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے تو پہلے تو جو بھلے بزنس مین ہی بنے لیکن پہلے پڑھ لکھ لے. تو کبھی مار پڑی کسی بھی بات پہ اماں سے یا ابا سے؟ کبھی بھی نہیں. یہ ہمیں بڑا ہم وہ کہتے ہیں کہ والدین نے ڈانٹا ضرور لیکن ہمیں مار نہیں پڑی. اسی طریقے سے ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں. اچھا ہم نے ڈانٹا ضرور، بھی وہی مطلب یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس معاملے میں ہمیں اللہ نے بڑا اچھا اولادیں دی. ہم اچھے اولاد تھے تو ہمیں بھی
अच्छी औलादें मिली कि ये नौबत नहीं आई हमें. सही बात है. अच्छा, जैसे फैमिलीज होती हैं ना, एक घूमने फिरने की भी शौकीन होती हैं कि वीकेंड पे चले गए, या उनके बच्चे भी, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर माँ बाप ज़्यादा बिजी होते हैं तो बच्चे भी थोड़ा वो हो जाते हैं कि यार बाप हमारा टाइम नहीं दे रहा, अम्मा टाइम नहीं दे रही. तो इस तरह का जो घर का आपका माहौल है, वीकेंड वगैरह पे जाते हैं आप अपने बच्चों के साथ, या जाते थे, अब तो आपके ज़ाहिर से बच्चे बड़े हो गए, तो कैसे बच्चों के साथ कैसे रहे हैं आप? नहीं, मसरूफियत की वजह से पहले तो इतनी नहीं होती थी. पहले तो हमारा एक स्ट्रगल टाइम रहा कि हमने अपने काम को सेट करें, बच्चों को तालीम में कराएं, तो इतना हमारा घूमना फिरना नहीं होता था. गवादर जब हम जाते थे तो उसी को हम एंजॉय करते थे. बच्चों को ले गए, उन्होंने एंजॉय कर लिया. ये हमने कोई 11-12 साल गवादर को हमने भरपूर तरीके से एंजॉय किया. जब काम सेट हुआ, चीजें सेट हुई, बच्चे पढ़ाई की तरफ आए, तो फिर हमने ये हुआ कि भाई अब हमें जगह जगह घूमना भी चाहिए. तो ये एक नेचर है कि आप जिस हम काम में हम लगे हुए, अगर हम 3-4 महीने बाद कोई 2-4 दिन का ट्रिप ना करें तो ये हमारी सेहत के लिए सेहत भी खराब होती है. बिल्कुल, इससे क्योंकि हर वक्त काम काम काम, तो फिर वो बंदा भी वो हो जाता है. सो बहरहाल सर, बहुत सारी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बातें थी जो आपसे लोगों को पता चली कि किस तरह से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, या जिनके माइंड में ये था कि नहीं बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तो आपको ये मतलब तव्हांखे क्लियर थी वियो त सर ॻाल्हि कई त जंहिंखे पैसा बि खणी आया पर उन्हनि जो लक न हुयो, त या हुननि खे करणु कोन आयो बिज़नेस, त हू न करे सघिया. ऐं जिन वटि वरी पैसा कोन हुया, के वसाइल कोन हुया, पोइ बि हू अॼु अलाए कहिड़ी कहिड़ी मंज़िल ते वेठा आहिनि. सो उहो ई ॻाल्हि आहे त बिज़नेस में सर जो त तव्हां रिस्क खणणु ज़रूरी आहे. ॿियो तव्हांजो नसीबु आहे. ॿियो इहो स्पेशली ॾाढी सुठी ॻाल्हि कयसि त नियत साफ़, उहो ई चवंदा आहिनि नियत साफ़ मंज़िल आसान. आपने ये बहुत अच्छी बात करी थी. सर, टाइम बिल्कुल हमारा ख़त्म हो चुका है. हमारे जो हाजरीन और नाजरीन देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप तो दे सकते हैं. मैं तो अपनी फील्ड के मुतालिक ही मैसेज दूंगा कि लोग डरते हैं प्लॉटिंग के लिए, हाँ, और इन्वेस्टमेंट के लिए कि उनके एक सवालात होते हैं. हम ये मैसेज देते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आए, चीजों को देखें, विजिट करें, डॉक्यूमेंटेशन देखें, ये उनका हक है. बिल्डर से वो पूछें जो उनके माइंड में है, और ये हमारा हक है कि हम उनको चीजें बिल्कुल साफ और क्लियर लेके बताएं, ताकि अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे. बिल्कुल, चाहे हमसे लें या किसी से भी लें, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम निकाल के चीजों को विजिट करें. हमारे बहुत से बिल्डर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लोगों का और उनका गैप है. कुछ लोगों की वजह से ये इदारा थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी इदारे उसको सेटल करेंगे इंशाल्लाह. और सर, बहुत स्पेशली मैं ये कहूँगी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला. बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके माइंड में जो सवाल थे वो मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे. तो असां टाइम जेको आहे बिल्कुल ख़त्म थी चुको आहे. त फ़ाद एहसान साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो. इतना तो हिंदी समझ लेते हैं आप. आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम फिर किसी प्रोग्राम में मिलेंगे. सो बहरहाल मोकिलाणी आहे कोन, वरी कंहिं ॿिए प्रोग्राम में मिलंदासीं. तेसीं ताईं मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदो इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.